नमस्कार साथियों। हाँ, जैसलमेर दुर्ग के बारे में और पढ़ेंगे आज। जैसलमेर दुर्ग कहाँ पे? भी ये जैसलमेर में ही बना हुआ है। जैसलमेर का दुर्ग कहाँ पे? जैसलमेर में। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। सबसे फेमस क्वेश्चन तो साकों से आता है कि ढाई साके कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ढाई साके कहाँ के प्रसिद्ध है? जैसलमेर दुर्ग के। तो इसको सारे को ही पढ़ लेते हैं अपन। देखिए, जैसलमेर दुर्ग का जो निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था, वो निर्माण कार्य 1155 ईस्वी में करवाया था भाई। और हालांकि कंप्लीट हो गया था ये, लेकिन वो निर्माण कार्य कंप्लीट करवाने का श्रेय किसी दूसरे को जाता है, लेकिन करवाया था वो किसने? भाटी शासक ने। भाटी शासक जिसका नाम है जैसल। हाँ, भाटी शासक जैसल ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया, 1155 में बढ़ के कंप्लीट हुआ। फिर बात आती है कि ये किस श्रेणी का है, ये किस श्रेणी में आता है ये किला? तो ये किला आता है धानवन दुर्ग की श्रेणी में। धानवन दुर्ग की श्रेणी में। हालांकि एक ये चट्टानी मरुस्थल पे बना हुआ है। हाँ, चट्टानी मरुस्थल पे बना है ये। किस पे बना है ये? चट्टानी मरुस्थल पे। धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, टीलों से घिरा हुआ है, तो धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा, चारों टीलों से घिरा हुआ। अब बात आती है कि धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति जो है वो त्रिकुट आकार की है ना। तो ऐसी आकृति का, इसलिए इसको त्रिकुटगढ़ भी कह देते हैं। उपनाम पढ़े इसके, तो उपनाम में क्या आएगा? त्रिकुटगढ़ भी आ जाता है, गोरहरागढ़ भी आ जाता है। गोरहरागढ़ ये भी इसको कहते हैं, त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। फिर बात आती है सोनारगढ़। सोनारगढ़ भी इसी कहा जाता है, सोनारगढ़ के नाम से भी किसको जाना जाता है? और जैसलमेर के किले को स्वर्णगिरी दुर्ग भी किसे कहा जाता है? स्वर्णगिरी दुर्ग भी जैसलमेर के किले को कहा जाता है। सोनारगढ़ और स्वर्णगिरी दोनों एक से नाम है। क्यों? क्योंकि ये जो किला बना हुआ है ये पीले पत्थरों से बना हुआ है। इस किले का निर्माण किससे हुआ है? इस किले का निर्माण पीले पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसको सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। और फिर इसकी खासियत क्या है? इसमें किसी भी योजक सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया। योजक सामग्री का मतलब इसमें सीमेंट, चूना, पत्थर का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें ऐसे ही जैसे ईंट, ब्लॉक, पत्थर है, ये इस प्रकार से रख के इसका निर्माण किया गया है। तो आप इसको याद रखोगे, किसी भी योजक सामग्री का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? जैसलमेर के किले में नहीं हुआ है। फिर इसको जो बनाया गया है, तो इसका एक दोहरा परकोटा है, दोहरा परकोटा, जिसको क्या कहा जाता है? कमरकोट, है ना। कमरकोट के नाम से इसको जाना जाता है, इसकी दीवार को। तो दोहरे परकोटे को क्या कहते हैं? कमरकोट। फिर बात करूं सबसे महत्वपूर्ण, तो इसके और भी नाम है। अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान दिखाई देता हुआ किला। अंगड़ाई लेते हुए शेर की तरह दिखाई देता हुआ किला। तो अंगड़ाई लेता हुआ शेर होता है, उसकी तरह दिखाई देने वाला किला कौन सा है? जैसलमेर का किला। रेत में लंगर डाले जहाज की तरह दिखाई देने वाला, रेत में लंगर डाले जहाज की तरह दिखाई देने वाला किला भी कोई है, तो वो कौन सा है? जैसलमेर का किला है। फिर इसकी मुख्य बात है, इसमें एक मुख्य प्रवेश द्वार है, और मुख्य प्रवेश द्वार है, उस मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है वो क्या है? कई बार पूछ लेंगे वो। हाँ, तो इसका नाम याद रखेंगे आप, मुख्य प्रवेश द्वार। तो मुख्य प्रवेश द्वार है, उसका नाम है अक्षयपोल। अक्षयपोल जो जैसलमेर के किले में जाते हैं, तो उसके मुख्य प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? मुख्य प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? अक्षयपोल। एक बहुत बड़ी कथनी है इसके ऊपर, याद रखना, इसको नोट कर लेना चाहिए नोटबुक में साथ ही साथ में। इसके बारे में कहा जाता है कि जैसलमेर के किले में तो पत्थर की टांगे ही ले जा सकती हैं। जैसलमेर के किले में कौन ले जा सकता है? जैसलमेर के किले में पत्थर की टांगे ही ले जा सकती हैं। कहने का मतलब ये, और रेत के धोरों में है, टीलों में है, इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे तो आपको पत्थर की टांगे ही पहुंचा सकती हैं। वह किला कौन सा है जहाँ पे आपको पत्थर की टांगे ले जा सकती हैं? तो वो है जैसलमेर का किला। फिर विश्व का ऐसा एकमात्र किला है जिसकी छत है वो लकड़ी की बनी हुई है। विश्व का एकमात्र ऐसा किला जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है, तो ये किला कौन सा है अभी? जैसलमेर का किला है ये, विश्व का एकमात्र ऐसा किला है ये। फिर बात आती है कि भाई ये राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट, हाँ,
दूसरा लिविंग फोर्ट के रूप में जाना जाता है। लिविंग फोर्ट से मतलब क्या है? लिविंग फोर्ट का मतलब है यहाँ पे लोग रहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़ का किला या चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है जैसलमेर का किला, जहां पे लोग रहते हैं। फिर इसमें 5 मंजिला और एक महल बना हुआ है जिसे बादल विलास महल के नाम से जाना जाता है। वो 5 मंजिला है। बादल विलास महल वो यहीं पे बना हुआ है, लेकिन वो कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। सबसे ज्यादा बुर्जों वाला किला, तो सबसे ज्यादा बुर्जों वाला किला भी कौन सा है भाई? जैसलमेर का किला है। जैसलमेर के किले में 99 बुर्ज है। तो जैसलमेर के किले में 99 बुर्ज है, जो सबसे ज्यादा बुर्जों वाला किला कहलाता है। फिर बात आती है जवाहर विलास और इसाल बंगला। जवाहर विलास व इसाल बंगला ये भी इसी में बने हुए हैं। जवाहर विलास व इसाल बंगला ये भी किस में बने हुए हैं? और जैसलमेर के किले में ही बने हुए हैं। फिर इसमें यहाँ के शासकों के नाम पे एक कुआं बनाया हुआ है, और कुएं के बारे में, तालाब के बारे में पूछ लिया जाता है। तो जैसुल कुआं है, वो जैसुल कुआं कहाँ पे बना हुआ है? जैसुल कुआं जैसलमेर के किले में बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आप याद रखोगे, जैसुल कुआं कहाँ पे? जैसलमेर के किले में। अब बात आती है साकों की। साका मैंने पहले बताया, जहां पे केसरिया और जौहर हो जाए उसे क्या कहते हैं? साका। तो यहाँ के कितने साके प्रसिद्ध है भाई? यहाँ के 2.5 साके प्रसिद्ध है, याद रखना। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? राजस्थान का ऐसा किला जिसके 2.5 साके प्रसिद्ध हो, तो 2.5 साके किसके प्रसिद्ध हैं? वो जैसलमेर के किले के हैं भाई, 2.5 साके प्रसिद्ध हैं। और उनकी अपन बात करेंगे कि वो 2.5 साके कब हुए। हालांकि कई बुकें जो छापती हैं वो तो बताती हैं कि लगभग जो 1301 का राजस्थान का पहला साका हुआ था वो चित्तौड़गढ़ के किले में हुआ, रणथंभौर के किले में हुआ था 1301 में। लेकिन कई बुक वाले छापते हैं कि 1292 में या 1296 में या और भी कोई डेट। हालांकि 1301 से पहले की डेट छापते हैं कि जैसलमेर में ऐसा कोई साका हुआ था, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो साका है उसकी डेट है वो कई बुकों में कई राइटर अलग अलग लिखते हैं। हालांकि पेपरों में आज तक कोई डेट नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो राजस्थान में जो जैसलमेर का किला है, यहाँ के 2.5 साके प्रसिद्ध है। पहला साका हुआ 1310-11 में, और 1310-11 में जो हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज के मध्य, अलाउद्दीन खिलजी मूलराज के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था, मूलराज मारा गया था। और इनके नेतृत्व में यहाँ पे केसरिया हुआ, इनकी रानियों दासियों के नेतृत्व में जौहर हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे साका करवाया 1310-11 में। फिर इसकी अथेंटिक डेट नहीं है, क्योंकि ये डेट तो यहाँ पे मानते हैं। हालांकि जैसलमेर की साके के बारे में 1292-96 की बात करें तो जैसलमेर में ही पहला साका मानते हैं, रणथंभौर में नहीं मानते कई राइटर। लेकिन ऐसी कोई अथेंटिक बातें नहीं है, ना ही उसको देखने को मिला, तो इसलिए आप थोड़ा याद रखोगे। डेट नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी मूलराज के मध्य। 1378 में दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक बैठता था। बादशाह कौन था दिल्ली का? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने युद्ध लड़ा रावल दुद्दा के साथ, रावल दुद्दा है ना। तो इसमें फिरोज शाह तुगलक जीत गया, रावल दुद्दा मारे गए। तो 1378 में ये दूसरा साका हुआ जैसलमेर में। फिर बात आती है 1550 की, ये महत्वपूर्ण है। ये था अर्ध साका। अर्ध साका, अब कईयों की दिक्कत हो गई, सर साका पूरा ही था, आपने साका बताया, अब ये अर्ध साका कहां से आ गया? तो अर्ध साका किसे कहेगा? ध्यान से सुन लेना। जिसमें केसरिया हो जाए, राजा उसके सैनिक सेनापति रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाए, केसरिया हो जाए, लेकिन पीछे से उनकी रानियों को, दासियों को, उनको बंदी बना लिया जाता है और जौहर नहीं होने दिया जाता है, उसको क्या कहा जाएगा? अर्ध साका कहा जाएगा। तो ऐसा ही कुछ वाक्य हुआ है यहाँ पे 1550 में। और कोई आया था तो वो कंधार का निष्कासित शासक आया था, और कंधार का निष्कासित शासक कौन था भाई? अमीर अली। अमीर अली आया था कंधार का निष्कासित शासक। और यहाँ पे था लूणकरण। अमीर अली कंधार का निष्कासित शासक था और जैसलमेर का शासक था लूणकरण। अब हुआ क्या? अमीर अली ने कहा कि भाई मेरे को यहाँ पे रात विश्राम के लिए आप रोकिए, और दोनों ही अच्छे फ्रेंड के रूप में जाने जाते हैं, दोनों ही मित्र थे, तो बताया जाता है उसको यहाँ पे रोक लिया जाता है। लेकिन अमीर अली है
उसकी नीयत थी वो कुछ खराब थी। तो उसने बताया जाता है कि भी रात के समय में ही और लूणकरण और उसकी सेना पे धावा बोल दिया, जिसकी वजह से लूणकरण वगैरह है ये तो मारे गए थे, और जो इसकी रानियां थी ये थी और दासियां थी उनको बंदी बना लिया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे जौहर नहीं हुआ, और जौहर नहीं हुआ तो वो साका नहीं कहलाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, अर्ध साका। तो याद रखना राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जहां पे अर्ध साका हुआ 1550 में हुआ था, जैसलमेर के किले में हुआ था, अमीर अली और लूणकरण के मध्य हुआ था। अमीर अली कंधार का निष्कासित शासक था, ये अर्ध साका हुआ था। ये लूणकरण भाई ये वो लूणकरण है जिसमें सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। रूठी रानी के नाम से इतिहास में किसे जाना जाता है, तो रानी उमादेव। रूठी रानी के नाम से किसे जाना जाता है, रानी उमादेव मालदेव राठौड़ शासक, जो जोधपुर का मालदेव राठौड़ जिसने शेरशाह सूरी के साथ युद्ध लड़ा था, मालदेव की पत्नी थी रूठी रानी। और बताया जाता है कि जो रूठी रानी है ये किसी कारणवश रूठ जाती है, और कारण क्या हुआ करता था आज बता ही देता हूं। तो रूठी रानी लूणकरण की बेटी थी, और मालदेव जब इससे विवाह करके और वापस आता है जोधपुर, तो बताया जाता है ये उमादेव इसके साथ नहीं आती है, तो रुष्ट होके ये बड़ा बाग का नाम सुना होगा कभी आपने, कई क्वेश्चन भी डालने पड़ने। बड़ा बाग कहाँ पे है, तो बड़ा बाग जैसलमेर में। तो बड़ा बाग में बहुत से वन लगे हुए हैं, तो ये मालदेव ने उजाड़ दिया था बड़े बाग को, है ना। बड़े बाग को किसने उजाड़ दिया, मालदेव ने उजाड़ दिया, और ये राठौड़ और अपने जोधपुर आ गया, मारवाड़ में आ गया। लेकिन पीछे से लूणकरण का सेनापति आया, लेकिन उसने इसको बस समझा के ही वापस चला गया, और वो दिशा निर्देश में ही समझा गया, इसके साथ युद्ध नहीं किया, क्योंकि ये जैसलमेर का और दामाद था मालदेव, इसलिए। लेकिन बात ये आती है कि रूठी रानी उमादेव रूठी हो गई थी, तो बताया जाता है मालदेव जब रूठी रानी के साथ में विवाह करके लाया था, तो विवाह के पश्चात ही जब मालदेव की वेट कर रही थी, या मालदेव की जो पत्नी थी रूठी रानी ये सेज पर और या विवाह के दूसरे दिन इसका वेट कर रही थी इसके विश्राम कक्ष में, तो ये अपने दोस्तों के साथ में और शराब मदिरा में व्यस्त था, है ना। तो बताया जाता है कि इसकी और दासी थी, एक प्रिय दासी रूठी रानी की, और वो इसको बुलाने के लिए जाती है। तो मालदेव है, वो मालदेव उस दासी के साथ ही मंत्रमुग्ध हो जाता है, तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। और जब वहां से रूठी रानी जाके इसको ये देखती है कि मालदेव है उस दासी के साथ में मंत्रमुग्ध है, तो बताया जाता है वो उससे क्रोधित होकर और ये अपने अजमेर में आ जाती है। तारागढ़ का जो किला है या तारागढ़ है वहां पे आके बैठ जाती है, वहीं पे रहती है जिंदगी भर रूठी रानी। वो वाकया ये था कि मालदेव से रूठी रानी कैसे रूठी थी, इसलिए इसका नाम रूठी रानी था। मालदेव ने रूठी रानी को समझाने के लिए एक संत को भी भेजा था। मालदेव ने रूठी रानी को समझाने के लिए एक संत को भी भेजा था। उसने कहा था कि या तो आप राजा को अपनाइए या आप स्वाभिमान को अपनाइए, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में अपनाने के लिए दो ही चीज बताई थी उस संत ने। तो रूठी रानी ने उस संत को कहा कि मैंने अपने स्वाभिमान को ही अपनाया है और आप यहां से प्रस्थान कर जाइए। तो बताया जाता है अपने स्वाभिमान के खातिर ही रूठी रानी हमेशा मालदेव से दूर रही थी। और बात करूं मैं गिरी सुमेल का युद्ध जब मालदेव ने शेरशाह सूरी के साथ लड़ा था, उससे पहले रूठी रानी ने भी उसमें सहयोग किया था। तो बहुत सी बातें रूठी रानी की, मालदेव की, तो अपन ये बात बाद में करेंगे। तो अपन जैसलमेर के किले पे थे, ठीक है। तो 1550 में अर्धशाखा हुआ अमीर अली लूणकरण के मध्य। लूणकरण रूठी रानी का और पिता था, मालदेव है वो रूठी रानी का पति था, ठीक है। अब बात आती है कि सतियों के पगोलिये हैं, वो भी यहाँ पे बने हुए हैं। सतियों के पगोलिये, पगले होते हैं ना, हाँ, तो सतियों के पगोलिये हैं, वह जैसलमेर के किले में है। और काली माता का मंदिर और सतियों के पगोली कहाँ पे है, ये जैसलमेर के किले में है। तो इसको आप ध्यान रखोगे, और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, और बाकी बात है वो धीरे धीरे आगे